राजभाषा हिंदी या राजभाषा के रूप में कोई भी देश की भाषा जो राज्य स्तर पर राजभाषा का काम कर रही हैं और संघ और केंद्र में कार्य निष्पादन की भाषा हिंदी यदि राजभाषा के रूप में प्रयोग में आती है तो निश्चित रूप से राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अनुवादकों के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी अनुवादक के लिए यह संभव नहीं होता कि एक विपुल शब्द संपदा को वो कंठस्थ कर सके, याद रख सके और अपेक्षा अनुसार संदर्भानुकूल शब्द का चयन अपनी स्मृति के पटल से वो निकाल सके। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता और स्मरण शक्ति की भी एक सीमा तो होती है। इसीलिए कोशों की प्रासंगिकता भी है, कोश निर्माण की उपादेयता, उसकी सार्थकता यह भी है कि कार्य करते समय चाहे वो राजभाषा के प्रयोक्ता अनुप्रयोक्ता हों, चाहे अन्य किसी भी अनुशासन में, किसी भी क्षेत्र में यदि भाषा के प्रयोग से जुड़े हुए विद्वज्जन हैं तो उनको कोश आदि से, शब्दावली आदि से लाभ हो, वो उससे उपकृत हों, लाभान्वित हों। इसके लिए पहली अपेक्षा आवश्यकता कोश देखने की, समझने की कला, क्योंकि कोश निर्माण की कला एक अलग तरह की कला है, पर उस निर्मित कोश से लाभान्वित और उपकृत होने की कला यह एक दूसरी कला है। अगर मुहावरा कोश है, लोकोक्ति कोश है, या व्याकरणिक कोटियों का कोश है, या सांस्कृतिक शब्दावली का कोश है, या पारिभाषिक शब्दावलियों के संग्रह है, जिसको हम अवधारणात्मक शब्दों का संग्रह इस रूप में देखते हैं, इन सबको अगर देखना है, इनसे लाभान्वित होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रयोक्ता को, अध्येता को वर्ण क्रम का, उस भाषा की वर्णमाला का और उसके क्रम का बोध तो होना ही चाहिए। जिस किसी भाषा का भी कोश हम देख रहे हैं, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मराठी, उसकी वर्णमाला का बोध होना चाहिए और वर्ण क्रम की जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए कोशकार अपने कोश के शब्दों का संकलन करते हुए इसी वर्णमाला के क्रमानुरूप, क्रम के अनुसार और व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्था के अनुसार कोश का निर्माण करता है। इसलिए किसी भी भाषा विशेष की वर्णमाला के बोध से जुड़ने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने या अर्जित करने के लिए उस भाषा के अध्येता या पाठक को वर्णमाला कंठस्थ भी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा, स्वर कहाँ आएगा, व्यंजन कहाँ आएगा, फिर प्रथम व्यंजन के बाद दूसरा व्यंजन कौन सा होगा, और यदि उस प्रथम व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं और उसमें अनेक व्यंजनों की प्रयुक्ति है तो फिर उसमें वर्ण के आधार पर शब्द का क्रम क्या होगा, तभी वह उसका रचनात्मक उपयोग कर सकता है। इसलिए क्रम को और अपने वांछित शब्द या विषय को यदि वह ढूंढना चाहता है तो उसे इस क्रम का बोध होना ही चाहिए। ध्वनि के बाद यानी प्रथम ध्वनि क्या होगी, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए वह फिर आगे बढ़ता चलता है। हिंदी वर्णमाला में अंग से यानी अनुस्वार जहाँ लगता है उससे पहले अगर हम देखें तो कहीं कोई शुरुआत नहीं होती। इसलिए हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार पहले आता है और वर्ण बाद में। उदाहरण के लिए जैसे कंकड़ शब्द है और कक्कड़ शब्द है, इन दोनों शब्दों के अंतर को हम समझ सकते हैं। कंकड़ पहले आएगा कोश में क्योंकि अनुस्वार पहले आता है और अनुस्वार के बाद पूर्ण वर्ण उसको प्रविष्टि के रूप में समाहित किया जाता है। इसलिए कंकड़ पहले संकलन में आएगा और कक्कड़ शब्द कंकड़ के बाद आएगा। तो जितने अनुस्वार निर्मित शब्द हैं वो पहले आएंगे
और पूर्ण वर्ण वाले उसके बाद में आएंगे। चंद्र बिंदु को अनुस्वार के साथ ही उसके बाद रखा जाता है, यह उसकी पद्धति और प्रक्रिया है। जैसे हंस के बाद हंस शब्द आएगा, इसका मतलब पहले हंस आएगा जो अनुस्वार से निर्मित है, और उसके बाद हंस आएगा जो अनुनासिक से निर्मित है। आधे वर्ण को वर्ण के पश्चात ही लिखा जाता है, यानी पहले पूर्ण वर्ण आएगा और फिर आधा, जैसे गजमणि के पश्चात ही ग्वाल को संकलित किया जाएगा। यह भी कोश क्रम की एक वैज्ञानिक सैद्धांतिकी है, उसकी एक पद्धति है, उसकी एक प्रक्रिया है। उसी का निर्वाह आद्योपांत कोश में किया जाता है। आधे वर्ण के समान ही संयुक्त वर्ण को भी वर्ण के पश्चात ही रखा जाता है। जैसे क पहले आएगा, जबकि क्ष, क्षत्रिय, क्षेत्र, इसका प्रयोग कमल या किशोर इसके बाद आएगा। तो क पहले आएगा और क्ष उसके बाद आएगा। अब ये सब तभी हम जान पाएंगे जब हमें वर्णमाला हिंदी की स्वर, व्यंजन, उनकी संख्या, उनका क्रम, उनका मात्रा बोध, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, यह भी, फिर संयुक्त क्या है, फिर अर्ध वर्ण क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, इन सब को यदि हम जानते हैं तो हम कोश का सही, सटीक, सार्थक उपयोग कर पाते हैं। कोशकार पाठ के प्रारंभ में ही संकेत आदि या चिन्ह आदि की पूर्ण जानकारी देता है, उसे देना चाहिए, ताकि कोश के अध्येता को, कोश के से उपकृत या लाभान्वित होने वाले पाठक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोशकार ने किस प्रकार से इस कोश का निर्माण करते हुए प्रविधि और प्रक्रिया को अपनाया है। इसलिए उसे उसका प्राकथन होता है, उसकी जो भूमिका होती है, या कोशकार का जो मंतव्य होता है, कोश की रचना प्रक्रिया पर, चुनौतियों पर, समस्याओं पर, समाधानों पर, वह जो अपने कोश निर्माण के अनुभवों को बांटता है, उसको पढ़ने के बाद ही हम कोश के उपयोग से जुड़ पाते हैं। शब्दों के साथ साथ उसके भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि रूप कोष्ठक में दिए जाते हैं। अच्छा सार्थक सटीक कोश वही होता है जिसमें इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि कोश से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को, भाषा अध्येता या प्रेमी को यह भी जानकारी मिल सके कि यह संज्ञा कैसी संज्ञा है, यह भाववाचक है, यह विशेषण कैसा विशेषण है, यह क्रिया विशेषण तो नहीं है, यह क्रिया कैसी क्रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया के, सर्वनाम के भी कई कई रूप हैं। तो इन सब को कोष्ठक आदि में दिया जाता है। शब्दों के साथ साथ उसकी भाववाचक संज्ञा, उसके विशेषण, क्रिया आदि इन रूपों को देने के बाद संकेत चिन्हों को शब्द के आगे इसलिए दिया जाता है कि ताकि कोश से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के भ्रम निवृत्त हो जाए, उनका निवारण हो जाए, उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता है इसका बोध हो जाए। उदाहरण के लिए किसी शब्द के आगे स्त्री लिखा है तो ऐसा लिखा होना और उसके पश्चात दे लिखा है, तो इसका मतलब है पाठक को इस शब्द विशेष का वही अंश देखना चाहिए जिसके आगे स्त्री शब्द लिखा है, दिया है। उसके पू अंश से उसका कोई संबंध नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जहां हम पाठक को बताना चाहते हैं कि केवल स्त्रीलिंग को देखिए, पुल्लिंग जहां लिखा है उसको मत देखिए, इसका मतलब वो आपकी अपेक्षा के दायरे में नहीं है, आप उसमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन कवियों ने जैसे ख और श, क्ष और छ आदि में विशेष अंतर नहीं माना था। हिंदी भाषा का, हिंदी की वर्तनी का, हिंदी के लिपि चिन्हों का समय समय पर विकास भी हुआ है, आधुनिकीकरण भी हुआ है, संदर्भ सापेक्ष परिवर्तन और उसे
अद्यतन अधुनातन उपकरणों यंत्रों के अनुकूल परिवर्तित करने का सिलसिला या क्रम भी यह भी चला है। इसलिए बहुत से कवि खारा को शारा का प्रयोग करते मिलते हैं, क्षेत्र को क्षेत्र कहते हुए या लिखते हुए मिलते हैं, शिव को शिव लिखा जाता है। ये प्राचीन रूप है। लेकिन अब जब हम भाषा का मानकीकरण कर रहे हैं, लिपि का मानकीकरण कर रहे हैं, उसमें आवृत्ति दोष ना हो, उच्चारण दोष ना हो, मशीन की अनुकूलता हो, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, अद्यतन अधुनातन उपकरणों पर उनका प्रयोग करना हो, लेखन करना हो, तो कोशों में हमें एक रूपता मिलनी चाहिए। इसलिए कोश हमें यूनिफॉर्मिटी से, स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप से अवगत कराते हैं। शब्द ढूंढते समय जो अपभ्रष्ट रूपों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि अपभ्रंश से, यानी पुराने विकृत या विखंडित कोई रूप अगर है तो वह क्या था और आज उसके स्थान पर नया रूप क्या आ गया। जैसे ख में पहले र और व अलग अलग होते थे, हालांकि जब मानकीकरण किया गया तो ख में नीचे की जो र की घुंडी है उसको व के साथ मिलाया गया, उसको ख बनाया गया। इसीलिए अब हम खेल में और रवेल में अंतर कर पाते हैं। ये प्राचीन रूपों में समय सापेक्ष परिवर्तन भी वर्तनी में, लिपि में, मात्राओं में किया जाता रहा है। कोशों में ड, क, ख, ग, ध इनके पूर्व अनुस्वार लिखे जाते हैं। जैसे पंखा, तो पंचम वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सबको, इनका पांचवा वर्ण जो है उसको अनुस्वार में बदलने का एक नियम बना लिया गया है। कोशकार शब्द अथवा भाषा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां परिशिष्ट में भी देते हैं। अपेंडिक्स जो होता है, यानी कोश के अंत में यदि बहुत महत्वपूर्ण बातों को, उदाहरणों को, पद्धति को, प्रविधि को, तकनीक को या कोशकार की सैद्धांतिकी को स्पष्ट करना है तो परिशिष्ट में कोशकार 2, 1, 2, 3, 4, 5 परिशिष्ट, 10 परिशिष्ट भी दे सकता है, देते हैं, ताकि पता लगे कि हमने कौन कौन से आगत शब्दों को लिया, विदेशी शब्दों को लिया, तो उसके कारण क्या हैं, क्यों इस तरह के शब्दों को समाहित करना पड़ रहा है, लिप्यंतरित को क्यों लिया जा रहा है। ऐसे तमाम जो प्रयोग के कारण हैं उनको स्पष्ट करने का काम परिशिष्ट आदि में किया जाता है। प्रत्येक कोश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कोश से संबंधित विविध जानकारियों को हम तक पहुंचाती है, पाठकों तक पहुंचाती है। इसलिए इसको जैसे लेखक लेखकीय लिखता है, यानी पत्रकार भूमिका लिखता है, ऐसे किसी भी किताब का प्राकथन, पूर्व कथन ये जो दिया जाता है, ऐसे ही कोशकार भी अपने कोश की निर्मित के बाद जब पूरा कोश तैयार कर लेता है तो उस कोश के निर्माण का प्रयोजन क्या है, उसके मनोमस्तिष्क में ये कोश लिखने की प्रेरणा क्यों है, क्या है, और इस कोश को पहले के कोशों से अलग करके कैसे देखा और समझा जाए। कोशकार ने कोश निर्माण के किन सिद्धांतों को, पहले पुराने सिद्धांतों को अपनाया और कहाँ उसने छूट ली, नवीनता को, आधुनिकता को समाहित किया, जोड़ा। ऐसी कोश निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया, कोश निर्माण की कला, कोश के विज्ञान आदि को समझने समझाने का सारा सिलसिला ये कोशकार भूमिका में देता है, ताकि यदि कोश देखते हुए किसी भाषा के अध्येता को कहीं कोई दुविधा हो, कोई द्वंद्वात्मक स्थिति हो, कोई अस्पष्टता हो, तो वह कोश की भूमिका को पढ़कर कोशकार के मंतव्य को, उसके लक्ष्य को, उसकी प्रक्रिया को समझ सके। इसलिए ये भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और कोश से संबंधित किसी भी समस्या, शंका, दुविधा का निदान इसी भूमिका के माध्यम से होता है। इसलिए प्रयोक्ता अथवा पाठक का यह दायित्व बनता है कि वह भूमिका को आद्योपांत पढ़े। कोश देखना मात्र नहीं, कोश देखो, लेकिन उस कोश के पहले दी गई भूमिका को, कोशकार के मंतव्य को भी पढ़ना, समझना
अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जो संबद्ध मूलभूत जानकारी प्राप्त होती है उसी के अनुरूप कोश के प्रयोग किए जाते हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही प्रयोक्ता कोश देखने की कला में दक्ष या सक्षम बन पाता है। जैसे हिंदी शब्द सागर, इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने हिंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किए गए कोश का, एक भाषी कोश का निर्माण किया और इस ग्रंथ में, इस कोश में प्रयोक्ताओं को हिंदी के बढ़ते प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। यह भी कोशकार का दायित्व और धर्म हो जाता है कि किसी संदर्भ विशेष में किसी अनुशासन विशेष में यदि कोई नया शब्द बन रहा है, उसके शब्द के आगमन के स्रोत क्या हैं, क्या वो अनुदित है, क्या वो अवधारणात्मक शब्द है, क्या वह अंग्रेजी हिंदी को जोड़कर बनाया गया शब्द है, इस शब्द को इस कोश में लाने की प्रेरणा या प्रयोजन क्या है, इन सब की जानकारी वह उसमें देता है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने इस पद्धति को इस कोश से जोड़ा। 11 खंडों में प्रकाशित इस कोश के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, बालकृष्ण भट्ट आदि जो उस समय के बड़े स्थापित प्रकांड भाषाविद, साहित्यविद थे, जो आलोचक थे, समीक्षक थे, अनुवादक थे, उन सब ने सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। यानी सबने मिलकर ये महत्वपूर्ण कोश 11 खंडों में निर्मित किया। इनके 11 खंड लगभग 1965 से 1975 के बीच प्रकाशित हुए, जिसमें लगभग 1,93,000 शब्दों का संकलन किया गया था। तो बना बहुत पहले लेकिन प्रकाश में बाद में आया। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता को अगर हम देखें तो नए शब्दों के संकलन में वह निहित है, जिसका रूप साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और कहीं कहीं तकनीकी भी, इन सब क्षेत्रों से निर्मित शब्दावली, शब्द संपदा इसमें समाहित है। इस कोश से पूर्व कोई भी ऐसा प्रामाणिक शब्दकोश उपलब्ध नहीं था। कोशों में मात्र शब्द के अर्थरूप में उनके पर्याय दिए जाते थे पहले, लेकिन इस कोश के निर्माण के समय इन सभी विद्वानों ने विशेष रूप से शब्दों की आत्मा तक पहुंचकर उसके अर्थ को, क्योंकि हम मानते हैं कि शब्द शरीर है और अर्थ उसकी आत्मा है, इसलिए शब्दों की आत्मा तक पहुंचने के लिए इन सभी भाषाविदों ने, साहित्यविदों ने, समीक्षकों, आलोचकों ने, अनुवादविदों ने एक बड़ा काम किया कि अर्थ वैशिष्ट्य को विस्तार पूर्वक समझने और समझाने का काम इस कोश ग्रंथ के माध्यम से किया। यानी यदि कोई प्रयोक्ता अनुवाद करे या भाषा में मौलिक लेखन के लिए किसी शब्द को देखना समझना चाहे, अवधारणा से अवगत होना चाहे, तो इस कोश ने उनकी बहुत मदद की। इसी से हिंदी में लेखन वृत्ति को प्रोत्साहन मिला। यह भी एक इस प्रकार के कोशों का एक बड़ा प्रदेय माना जाता है। हिंदी शब्द सागर में शब्द विशेष के अर्थ को विस्तृत ढंग से व्याख्यायित किया गया है। अर्थ के अंतर्गत सर्वप्रथम शब्द के कुछ पर्याय दिए गए हैं और उसके बाद मूल भाव को समझने के लिए उनका स्पष्टीकरण भी दिया गया। यदि जल है, नीर है, अंबु है, तोय है, पानी है, वारी है, तो इनके प्रयोग सापेक्षता, संदर्भ सापेक्षता, इनको भी स्पष्ट किया गया और शब्दार्थ को पुष्ट करने के लिए कवि, लेखकों की रचनाओं से उद्धरण आदि भी उसमें दिए गए ताकि पाठक को, कोश से उपकृत और लाभान्वित होने वाले भाषाविद को, अध्येता को यह भी पता लगे कि इस कोश में जो उद्धरण दिए गए हैं वो किन किन विद्वानों ने, विद्वान कवियों या लेखकों ने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त करते हुए इसी अर्थ विशेष के द्योतक के रूप में उनको प्रस्तुत किया। शब्दकोश में अर्थों के क्रम का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस कोश में विशेष रूप से शब्द से प्रकट होने वाले अर्थ उत्तरोत्तर विकास के क्रम को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ इस कोश में ऐसे शब्द भी समाहित किए गए जिसके अर्थ समान प्रतीत होते हैं, यानी समानार्थी शब्द, किंतु उनमें भी सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर टंगना
और लटकना, कोई चीज टंगी हुई है, कमीज खूंटे पर टंगी है और कमीज लटक रही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। इसलिए टंगना और लटकना पर्याय प्रतीत होते हैं, किंतु टंगने में ऊंचे आधार पर टिकने या अड़ने का एक भाव प्रधान है, जबकि लटकने में ऊपर से नीचे तक फैले रहने या अधर में हिलने डुलने की क्रिया का द्योतक अगर कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए लटकने का प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्द सागर में बड़ी संख्या में कहावतों का भी उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया। हम जानते हैं कि कहावतें, लोकोक्तियां, सूक्तियां, ये हमारे पूर्वजों के, हमारे शिक्षा और ज्ञानविदों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के जीवन अनुभवों से निश्रित होती हैं। इन कहावतों, सूक्तियों में एक सुदीर्घ जीवन अनुभव और साधना से प्राप्त निष्कर्ष ये समाहित रहते हैं। मुहावरे, उनमें भी हम देख सकते हैं कि न जाने कितनी कथाएं, कितनी कहानियां, कितने घटनाक्रम इनके साथ जुड़े रहते हैं। आंख से सुइयां निकालना मुहावरा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस तरह कोश में पहली बार व्युत्पत्ति अथवा शब्द का मूल स्रोत देने का प्रयास भी किया गया। व्युत्पत्ति माने यह शब्द जन्म कैसे ले रहा है, कहां से चल रहा है, इसकी विकास यात्रा क्या है, इसमें समय समय पर परिवर्तन कैसे हुए, इसकी अर्थ व्यंजनाएं कैसे बदलती चली गईं। क्योंकि भाषा विज्ञान के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ संकोच भी होता है, अर्थ विस्तार भी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रवीण का पुराना अर्थ कुछ और था और नया अर्थ कुछ और है। इसी तरह तमाम ऐसे शब्दों के उदाहरणों को हम देख सकते हैं। तो सभी शब्दों की प्रविष्टि स्वतंत्र रूप से की गई है। इस कोश में अनेक ऐसे शब्द आए हैं जो अब हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। अब इनकी प्रविष्टि का प्रयोजन यह है कि हम अपने अतीत को, अपनी भाषाई संपदा और उसकी विरासत को भी जान सकें कि ये शब्द हमारी भाषा में कितनी शताब्दी पहले, कितने दशकों पहले प्रयुक्त होता रहा, इसका क्या अर्थ था, अब ये प्रयोग में है या नहीं है, यदि प्रयोग में है तो क्या इसकी अर्थ व्यंजना वही है पूर्ववत या उसमें कोई बदलाव आया। प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों की समृद्धि और उनकी विराटता को, उनके व्यापक विस्तृत क्षितिज को अगर हम जानना चाहते हैं तो इस प्रकार के शब्दों को कोश में रखा जाता है, रखा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे शब्द अगर हम निकालते चले जाएंगे और केवल नए शब्दों का उसमें प्रवेश कराते चले जाएंगे तो फिर हम अपनी पारंपरिक भाषाई संपदा से, उनकी अवधारणाओं से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अंग्रेजी पर्याय उसको भी दिया गया है, उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया गया है। हिंदी शब्द सागर शब्दों का सागर है। साथ ही कुछ अन्य जानकारियां भी इसमें हमें मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जो कि वास्तव में शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, यानी आचार्य शुक्ल से यह आग्रह किया गया कि ये जो हिंदी शब्द सागर एक बृहद कोश बना है 11 खंडों में, हम चाहते हैं कि इसकी एक विस्तृत व्यापक भूमिका तैयार हो, जिससे हिंदी के उद्भव विकास का, शब्द संपदा की अवधारणात्मक बदलती स्थितियों का बोध भी हो सके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ी विस्तृत और व्यापक भूमिका साहित्य और साहित्यकारों को, रचना और रचनाकारों को ध्यान में रखकर तैयार की। और उसका लाभ ये हुआ कि उसके बाद, यानी जब कोश में वो समाहित हुई, कोश प्रकाशित हो गया, तो उसके बाद लगा कि इसको तो हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास का द्योतक इतिहास बनाया जा सकता है। परिणामतः उसके संशोधित संस्करणों में, उसकी प्रस्तावना में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ऐसे कोशों, मध्यकालीन हिंदी कोशों, पश्चिमी कोशों, विविध भाषाओं के कोशों की जानकारी वह भी जोड़ी गई।
और इन कोशों की सीमाएं क्या थीं, इन कोशों के बाद इस नए कोश की अपेक्षा आवश्यकता क्या थी, और कोशकारों के मनोमस्तिष्क में किन किन संदर्भों को, किन किन अवधारणाओं को, किन किन अनुशासनों को समाहित करना यह अत्यंत आवश्यक था। इसलिए उसे रूप और रचना प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हिंदी शब्द सागर शब्दकोशों की दुनिया में मील का पत्थर सिद्ध हुआ और बाद के कोशकारों को, हिंदी शब्द सागर के बाद जो कोश हिंदी में बनने शुरू हुए, हिंदी का बृहत हिंदी कोश या अब अद्यतन कोशों को अगर हम देखें तो इस हिंदी शब्द सागर ने बड़ी रचनात्मक भूमिका निभाई है। एक प्रकार से प्रेरक मंत्र कोशकारों के लिए बन गया और इसीलिए हिंदी कोश लेखन की परंपरा समृद्ध होती चली गई। भारतीय भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी समर्थ सक्षम भाषा बन गई जो अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के मध्य संपर्क भाषा का कार्य करती है और उसकी महत्ता, उसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापारिक लेन देन, विज्ञापन आदि क्षेत्र, शिक्षा आदि क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र, सभी में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, इन सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित माध्यम अगर किसी भाषा के रूप में हम देखें तो वह हिंदी बन गई। इसलिए हिंदी कोशों की संख्या में अनवरत वृद्धि होती चली गई। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी के प्रयोक्ता समुदाय को, उनकी संख्या को, उनके प्रतिशत को जब देखा गया और फिर धीरे धीरे भारत से बाहर भी हिंदी की प्रयोग धर्मिता के बढ़ते रूप को जब समझा गया तो हिंदी कोशों की निर्माण संख्या लगातार सरकारी संस्थाओं के स्तर पर या निजी संस्थाओं के स्तर पर ये बढ़ती चली गई और इसी वृद्धि के कारण हिंदी में कोश लेखन की एक व्यापक परंपरा देखने को मिलने लगी। सामान्यतः संस्कृत, उर्दू के सर्वाधिक संपर्क हिंदी भाषा के साथ बने थे, किंतु इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि संस्कृत हिंदी कोश, उर्दू हिंदी कोश, इनका निर्माण बहुत कम हो पाया। यह भी बड़ी संख्या में होना चाहिए था। इस संदर्भ में मद्दाहकृत उर्दू हिंदी शब्दकोश विशेष उल्लेखनीय है। एक भाषा कोश के अंतर्गत हिंदी शब्दकोश का निर्माण ये तो बहुतायत में हुआ, किंतु उसकी विकसित परंपरा हमें कम मिली। अब जाकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने बृहत हिंदी कोश 2 खंडों में प्रकाशित किया और अब भारत सरकार उसे डिजिटलाइज भी कर रही है। 5 लाख शब्दों तक उसको ले जाने की योजना बन गई है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हिंदी शब्द सागर जो काशी नागरी प्रचारणी सभा का एक बड़ा उपक्रम था, उसने कोश निर्माण की दुनिया में मार्ग प्रशस्त किया, कोशकारों का मनोबल बढ़ाया और उससे राजभाषा हिंदी और अनुवाद का कार्य करने वालों को अत्यंत मदद और सहायता मिलने लगी। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।